क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइजन पे। मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गुगलानी एंड दोस्तों आज हम डायबिटीज टाइप 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम पूरी चीजें देखेंगे, टाइप 2 डायबिटीज होती क्या है और इसका कारण क्या होता है और इसके क्लासिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हैं और क्या क्या आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और अगर ये ट्रीट करना है, मैनेज करना है तो क्या ये क्योर हो सकता है, क्या इसका मैनेजमेंट होता है, क्या डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं जो आप करेंगे तो ये पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है। आज पूरी वीडियो हमारी इन चीजों पे फोकस्ड रहेगी, तो अंत तक देखिए। और अगर आपने हमारी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस वाली वीडियो नहीं देखी है, जो इसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी है टाइप 1 डायबिटीज के रिगार्डिंग, वो भी देखिए जाके। डायबिटीज जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही कॉमन डिजीज है और इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और इसमें क्या होता है, हमारा जो पैंक्रियाज है, एक ऑर्गन होता है जो स्टमक के नीचे बैठता है और उसका बेड काइंड ऑफ बनाता है। पैंक्रियाज सिक्रीट करता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो सारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है बॉडी में। और सिंपल सी लाइन है, वो है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ये मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। इसका मतलब ये है कि पूरे खून में शुगर है, पूरी बॉडी में शुगर है पेशेंट के, बट वो शुगर को यूज नहीं कर पा रहा है। वो शुगर सिर्फ ब्लड में तैर रही है और मसल्स के अंदर नहीं एंटर कर रही है और ना ही टिश्यूज के अंदर एंटर कर रही है, ना ही सेल्स के अंदर। तो यूटिलाइजेशन खराब हो गया है। दो कारण होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 1 हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो ऑटो इम्यूनिटी से होता है। आज हम सिर्फ बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज के भी दो कारण होते हैं, एक होता है जेनेटिक कारण और एक होता है लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट वाला कारण। जो लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट वाला कारण होता है ना दोस्तों, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं और जेनेटिक काफी हद तक हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि अगर लाइफस्टाइल वाला और एनवायरनमेंट वाला कारण कंट्रोल कर लिया जाए और एक अच्छा सात्विक जीवन जिया जाए जिसमें डाइट अच्छी ले रहा है बंदा और एक्सरसाइज कर रहा है रेगुलरली, तो फिर टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स और बीट भी कर सकते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज है वो मोस्टली रिलेटेड होती है ओबेसिटी से। जो लोग बहुत ज्यादा ओबेस होते हैं, जिनका पेट पूरा ऐसे फूला हुआ होता है और उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत खराब होती है, जंक फूड खाना और एक्सरसाइज ना करना, ज्यादातर बिस्तरे पे पड़े रहना, काउच पोटैटो होना, और साथ ही साथ उनका जो बिहेवियर है, हैबिट्स हैं, वो खराब होती है। अल्कोहल लेना ज्यादा, स्मोकिंग करना ज्यादा और हेल्दी डाइट ना लेना, इन सब से इंक्रीज होता है ओबेसिटी और जिससे इंक्रीज होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। और वो क्यों? मेन कारण होता है दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन बन रहा है जो कि टाइप 1 डायबिटीज में नहीं बनता। पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन बन रहा है बट वो इंसुलिन टिश्यूज रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब कि टिश्यूज इतने ज्यादा हो गए हैं, फैट सेल्स इतने ज्यादा हो गए हैं, इतना मोटापा आ गया है उसमें कि इंसुलिन अपना काम तो कर रहा है पर जो वो सेल है वो एक्ट नहीं कर पा रहा उस पे। जो उसके रिसेप्टर है वो कम हो गए हैं और जो फैट सेल्स है वो बढ़ गए हैं और अंदर ही अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है, सूजन हो गई है। तो मेन कारण इसका ये होता है ओबेसिटी होना। चर्बी के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और चर्बी के सेल्स में दोस्तों कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं एडिपोकाइंस जैसे, और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरफेरॉन गामा, कुछ ऐसे मीडिएटर्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन लाते हैं। और वो क्या करते हैं कि इंसुलिन जो है बॉडी में बन रहा है, इंसुलिन उसको रेजिस्ट करते हैं। अगर इंसुलिन एक्ट नहीं कर पाएगा, इंसुलिन प्रेजेंट है बॉडी में बट एक्ट नहीं कर पा रहा, तो फिर क्या होगा कि ब्लड शुगर यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, जैसा पहले ही हुआ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में। उसमें तो इंसुलिन ही नहीं था बट इसमें बॉडी इंसुलिन तो बना रही है पर वो इंसुलिन एक्ट नहीं कर पा रहा है। प्रॉब्लम यहां पे आती है। इसकी वजह से ब्लड शुगर उनका बढ़ जाता है और सारे डायबिटीज के सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं पॉलीफेजिया, मतलब कि ज्यादा खाना खाना, पॉलीडिप्सिया मतलब कि ज्यादा पानी पीना, और ग्लूकोज यूरिया, पॉलीयूरिया,
ज्यादा सुसु आना, ज्यादा यूरिन पास होना और यूरिन में भी ग्लूकोज पास होता है। तो दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज के दो चीजें हम देखते हैं डायग्नोस करने के लिए, वो होता है HbA1c और फास्टिंग ब्लड शुगर। HbA1c यानी कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, क्योंकि बहुत ज्यादा शुगर होता है बॉडी में तो फिर कई बार क्या होता है हीमोग्लोबिन से चिपका रह जाता है ग्लूकोज, उसकी वजह से उसको हम कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। और उसका जो टेस्ट होता है उसमें पता लगता है कि पिछले 2-3 महीने से पेशेंट का ग्लूकोज कैसा एक्ट कर रहा है, और अगर वो 7 से ज्यादा आता है, 6.7 से ज्यादा आता है तो फिर वो डायबिटीज होता है। अगर वो 6.7 के अंडर आता है, 5.4 के अंडर आता है तो फिर वो नॉर्मल होता है। फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 140 से ज्यादा रहता है, अगर 130 से ज्यादा रहता है तो फिर वो डायबिटीज है। रैंडम ब्लड शुगर अगर 200 से ज्यादा रहता है तो फिर वो डायबिटीज है। दोस्तों जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसमें क्या होता है कि पेशेंट का BMI बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि 80% केसेस टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के ओबेसिटी से रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब यह है कि उनका BMI 30 के ऊपर होता है, 30 के ऊपर। नॉर्मल रेंज BMI की होती है 18 से 25। अगर 25 से 30 के बीच में है तो हम कहते हैं कि जो पेशेंट है वो ओवरवेट है, और अगर 30 के ऊपर होता है तो फिर हम कहते हैं कि उसको ग्रेड 1 ओबेसिटी है, और अगर 35 के ऊपर होता है तो वो ग्रेड 2 ओबेसिटी होती है, 40 के ऊपर होता है तो वो ग्रेड 3 ओबेसिटी होती है। और जितना ओबीस पेशेंट होगा ना उतने ही उसको हार्ट की प्रॉब्लम्स, उतनी ही उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स, उतनी ही उसको लंग्स की प्रॉब्लम्स, उतनी ही उसको कैंसर की प्रॉब्लम्स, उतनी ही उसको जोड़ों की और स्किन की प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। तो इसीलिए जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें काफी डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है साथ ही साथ, यानी कि उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हृदय की प्रॉब्लम्स और एथेरोस्क्लेरोसिस, जो वेसल्स होती है ब्लड वेसल्स में प्लाक जम जाना और क्लॉट्स जम जाना और स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ उनमें जो लिपिड प्रोफाइल होती है वो भी डिरेंज हो जाती है, यानी कि उनका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ उनका बीपी भी बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन के पेशेंट बन जाते हैं वो। और उसके साथ साथ उनके जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ती है मसल मास कम होता है और फैट सेल्स बढ़ते हैं, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स भी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। उनको लंग्स प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, रात को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होना, इन्फेक्शन होना, लंग इन्फेक्शंस बहुत आम बात होती है। उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और साथ ही साथ उनको कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है, स्पेशली ईसोफेगस, रेक्टम और कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। जो स्किन और जॉइंट डिजीजेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब पेशेंट का वजन बढ़ रहा है, जो जॉइंट्स हैं उन पे भी प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और जॉइंट पेन का भी रिस्क बढ़ जाता है। और साथ ही साथ एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस होता है, यानी कि उनकी जो चमड़ी होती है वो बहुत थिक हो जाती है और काले रंग के पिगमेंट्स आने लग जाते हैं उस पे, उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इसकी साथ साथ एक डिजीज है जो बहुत ही कॉमन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत कॉमनली देखा जाता है लड़कियों में जो ओबेस हैं और उनको डायबिटीज टाइप 2 है। टाइप 2 डायबिटीज सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारे डिजीज आते हैं, पूरा पैकेज आता है डिजीजेस का। दोस्तों इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है पेशेंट में तो उसकी बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है बट वो एक्ट नहीं कर पा रहा। इसकी वजह से बॉडी इतनी समझदार है, वो करती है कि हाइपर इंसुलिनीमिया कर देती है, मतलब कि इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ा देती है बॉडी में। इंसुलिन बढ़ता जा रहा है और साथ साथ फैट सेल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। पेशेंट कंप्लायंट नहीं है, वो अपनी डाइट रहन सहन सही नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा, इंसुलिन बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। एक पॉइंट आएगा जहां पे बॉडी थक हार के बोलेगी भैया हमसे इंसुलिन और नहीं बनता, और फिर उसमें इंसुलिन की भी कमी होनी शुरू हो जाएगी और वो बहुत ही सिवियर डायबिटीज, ओवर्ट डायबिटीज में बदल जाएगा। बीटा सेल एग्जॉस्शन कहते हैं इसको। उसके बाद इंसुलिन की कमी हो जाती है और फिर हमको पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को कि ओबेसिटी अगर कंट्रोल नहीं आई, मोटापा अगर कंट्रोल में नहीं आया, तो जो टाइप 2 डायबिटीज है जो क्योर हो सकती है चीज, वो भी इनक्योरेबल, वो भी
परमानेंट डिजीज बन सकती है। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में कि वो अपने डाइट को सही रखे और अपनी एक्सरसाइज को सही रखे और अपने बिहेवियर को सही रखे। इसी के साथ हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, उस पे आते हैं कि क्या क्या मैनेजमेंट होता है डायबिटीज टाइप 2 का। नंबर 1 इज डाइट एंड वेट लॉस। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या पेशेंट जो टाइप 2 डायबिटीज का है वो कितना ओबीस है, उसका बीएमआई कितना है, और फिर हम एक उसका वर्कआउट प्लान और एक डाइट प्लान बनाते हैं। डाइट प्लान में हमको ये ध्यान रखना होता है कि उनकी जो मेन कैलोरीज है वो फाइबर्स और विटामिन्स और मिनरल्स के रूप में आए, यानी कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो फाइबर रिच होते हैं, मिनरल विटामिन रिच होते हैं, वो ज्यादा ले, जिससे उनका वेट लॉस बहुत जल्दी होएगा। और फिर हम काउंट करते हैं कैलोरीज। पेशेंट को कहते हैं कि आप अपनी कैलोरीज काउंट करो और उनको काउंसिल करते हैं, एजुकेट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं और इनमें कितनी कितनी कैलोरीज होती है। इसी के साथ साथ एक वर्कआउट प्लान बनता है जिसमें हम कहते हैं कि पेशेंट को हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करना है 15 से 30 मिनट के बीच में और मॉडरेट इंटेंसिटी का करना है। और दोस्तों प्रेफरेबली कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट सबसे बढ़िया रहता है, यानी कि जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग और डांसिंग, कुछ ऐसी चीज जिसमें वो अपनी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ा सके, वो बेस्ट रहती है वेट लॉस के लिए और डायबिटीज टाइप 2 के मैनेजमेंट के लिए। हमको डाइट में यह भी ख्याल रखना होता है कि पेशेंट कार्ब काउंटिंग सीखे, यानी कि उसको पता हो कि जो आइसक्रीम है वो फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट है और जो मल्टीग्रेन रोटी है वो स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट है। शुगर इज एवरीवेयर, जो भी आप खाना खाते हो स्पेशली इंडियन फूड्स में एवरीवेयर इज शुगर, बट हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं बेटर कार्बोहाइड्रेट्स, बेटर शुगर की तरफ, यानी कि स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जैसे ब्राउन राइस हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गया, ये सब स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। चने, दाल, लेग्यूम्स, पल्सेस, ये सब स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये डायबिटीज के पेशेंट्स में ग्लूकोज को और शुगर को कंट्रोल करने में काफी हेल्प करते हैं। जबकि जो शुगर जैक्ड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे रेड बुल हो गई या फिर कैंपा कोला हो गई, कैंडीज हो गई, चॉकलेट्स हो गई, चिप्स हो गए, नमकीन हो गई, ये सब फास्ट डाइजेस्टिंग होती है। पकोड़े, समोसे, ब्रेड पकोड़े, ये सब फास्ट डाइजेस्टिंग होती है और ये ब्लड शुगर को एकदम से स्पाइक करती है और उसको कंट्रोल में नहीं लाती और साथ साथ फैट भी बढ़ाती है बॉडी का। तो डाइट में हमको ये ख्याल रखना है कि पेशेंट लो कैलोरी डाइट ले और साथ ही साथ लो ग्लाइसीमिक फूड इंडेक्स वाले खाने को प्रमोट करते हैं हम। लो ग्लाइसीमिक का मतलब कि जो ग्लूकोज को स्पाइक ना करे, जो फास्ट डाइजेस्टिंग ना हो, जो स्लो डाइजेस्टिंग हो और ग्लूकोज को धीरे धीरे बढ़ाए और धीरे धीरे ही घटाए। इंसुलिन उसको हैंडल करने में ज्यादा कामयाब होगा। दोस्तों एक सैंपल डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा विद इन 1 मिनट। वो है कि सुबह उठते ही ड्रिंक अ वेजिटेबल जूस, यानी कि बीटरूट का जूस पी लिया या खीरे का या फिर टमाटर का या फिर गाजर का या फिर इन चारों के मिक्सी करके इसको मसलिन क्लॉथ से छान के जूस बना के पी लिया। दैट इज बेस्ट मॉर्निंग जूस फॉर डायबिटीज पेशेंट्स। ठीक है, इससे वेट लॉस भी होगा और न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भी मिलेंगे और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी कम होता है। 1 घंटे बाद ब्रेकफास्ट में उन्होंने कुछ फ्रेश फ्रूट्स ले लिए, एप्पल ले लिया, पपाया ले लिया, 1 बाउल फ्रेश फ्रूट्स का ले लिया। और फिर ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस रहते हैं कि पोहा ले सकते हैं या फिर ओट मील ले सकते हैं, वो भी काफी लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है और काफी बेनिफिशियल होता है, फाइबर भी ज्यादा होता है। उसके साथ साथ भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, स्पेशली बादाम, 10 बादाम ले लिए या फिर 5 अखरोट ले लिए, साथ में किशमिश ले ली, चिया सीड्स, फ्लाक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये सब भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं डायबिटीज में। और फिर दोस्तों दोपहर में उन्होंने क्या ले लिया, नॉर्मल रोटी सब्जी। रोटी सब्जी में हमको ध्यान रखना है कि रोटी कम खानी है और सब्जी ज्यादा खानी है। सब्जी यानी कि कोई भी मिक्स वेज वाली सब्जी हो जिसमें फाइबर ज्यादा हो, या फिर स्प्राउट सैलड खा ली दोपहर में। इन सब चीजों से हमको एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। सैलड्स को जरूर इंक्लूड करना चाहिए हमको अपनी डाइट में। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स जो है, अगर वो दोपहर में लंच से पहले थोड़ी सी 1 छोटी प्लेट सैलड खा लेते हैं ना, तो उनकी रोटी और जो चावल की मांग है वो कम हो जाएगी, उससे उनका शुगर कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा।
और साथ में हमको ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन का सोर्स रख रहे हैं, चाहे आप पनीर रखिए, चाहे सोयाबीन रखिए, चाहे आप दाल रखिए या फिर छोले चने। फिर दोस्तों अगर शाम को भूख लगी स्नैक्स के तौर पे वो ले सकते हैं थोड़ा सा लो फैट मिल्क, स्किम मिल्क, हल्दी वाला दूध बहुत बेनिफिशियल होता है। और फिर साथ में ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं थोड़े से, या फिर भीगे हुए चने ले सकते हैं, या फिर एक ब्रेड टोस्ट ले सकते हैं ब्राउन ब्रेड का या मल्टीग्रेन ब्रेड का, वो भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। और पीनट बटर भी ले ही सकते हैं, आलमंड बटर भी ले सकते हैं, और एक मिल्क शेक भी ले सकते हैं या प्रोटीन शेक भी ले सकते हैं शाम के समय में। फिर रात को बहुत लाइट रखना है, चावल रोटी अवॉइड करना है। आपको एक बिग प्लेट सैलेड खानी है जिसमें आप क्यूकुम्बर, खीरा, टमाटर, गाजर, बीटरूट इंक्लूड कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप एक सोर्स ऑफ प्रोटीन इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद सब्जी इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट रिच है, जैसे मिक्स वेज की सब्जी हो गई या फिर वेजिटेबल सूप हो गया, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं डिनर में। और साथ साथ छोटा स्मॉल पोर्शन ऑफ राइस या फिर स्मॉल पोर्शन या फिर एक रोटी ले ली। और सोयाबीन भी इंक्लूड कर सकते हैं एज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दोस्तों ये एक बेसिक डाइट प्लान था जो डायबिटीज के पेशेंट जरूर ले सकते हैं, और इसको फॉलो करेंगे तो उनका वेट लॉस भी होगा। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो इंक्लूड हो गए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हमने हटा दिया, जो सिंपल फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स है वो अवॉइड करने हैं, और कॉम्प्लेक्स फाइबर रिच और न्यूट्रिएंट रिच खाना हमको इंक्लूड करना है डायबिटिक पेशेंट्स की डाइट में। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ओबीस पेशेंट है उसमें मसल मास की तो कमी होती है और साथ साथ फैट भी बढ़ा हुआ होता है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि उनकी बॉडी में मसल मास की ग्रोथ हो, मसल मास बढ़े। उसके लिए हम फिटनेस प्लान बनाते हैं जिससे उनकी मसल्स वर्कआउट करे और मसल्स की ग्रोथ हो। मसल्स की ग्रोथ होएगी और एक्सरसाइज करेंगे तो फिर उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा मसल ग्लूकोज को यूटिलाइज करना शुरू कर देती है। ये मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो एक्सरसाइज होती है कितनी बेनिफिशियल होती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। सीधा मसल ग्लूकोज को यूज करती है रिगार्डलेस ऑफ इंसुलिन, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। इसका मतलब यह है कि जो उनकी डायबिटीज में मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, टैबलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी कम हो जाती है अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो। दोस्तों प्रोटीन का इंटेक भी उनको काफी अच्छा रखना होता है। इसके लिए उनको 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, मतलब अगर 60 केजी का पर्सन है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है एक दिन में, ताकि वो अपना मसल मास मेंटेन कर सके और इंक्रीज कर सके। और प्रोटीन के सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, वो भी आप देखिए। और साथ साथ उनको अपनी बॉडी बिल्डिंग की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों जब पेशेंट डाइट से एडहेयर करता है और रेगुलर एक्सरसाइज रखता है तो फिर धीरे धीरे डायबिटीज टाइप 2 रिवर्स होना शुरू हो जाती है। एंड अगर वो सही खान पान रखता है तो फिर विद इन 6 months to 1 year वो अपनी डायबिटीज को क्योर भी कर सकता है। दोस्तों जो मेडिकेशंस डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है टाइप 2 डायबिटीज में, जो हम भी प्रिस्क्राइब करते हैं, वो कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो टैबलेट्स होती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन बन रहा है बट वो एक्ट नहीं कर पा रहा है सेल्स पे, प्रॉब्लम वहां आती है। तो इसके लिए हम इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं देते, हम उनको वो टैबलेट्स देते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पाए। सबसे पहले मेटफॉर्मिन आती है। मेटफॉर्मिन एक ड्रग है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करता है और जो सेल्स हैं वो इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन शुरू हो जाता है और ब्लड शुगर कंट्रोल में आना शुरू होता है। अगर वो काम नहीं आता तो फिर हम ऐसे ड्रग्स देते हैं जिससे ग्लूकोज एब्जॉर्ब ही ना होए, जैसे वोग्लीबोस, अकारबोस, ये कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इंसुलिन एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते बॉडी में और वो ऐसे के ऐसे ही थ्रू स्टूल पास आउट हो जाते हैं। और फिर दोस्तों हम आते हैं बिहेवियरल चेंजेस पे। बिहेवियरल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डाइट है और एक्सरसाइज है उसको हमको एक दिन नहीं करना, एक महीना नहीं करना, उसको हमको सालों साल करना और लाइफ का एक पार्ट बनाना है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेशेंट्स है वो अडहेयर करे डाइट और लाइफस्टाइल प्लान से, और फिर वो देखेंगे कि उनका डायबिटीज कंट्रोल में आ गया और क्योर भी हो गया है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो किसी का जिसको इससे फायदा हो, जो डायबिटिक पेशेंट्स आप जानते हो। और अगली बार तक के लिए नमस्ते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रिमेंबर ऑल द वर्ल्ड स्ट्रेंथ एंड पावर इज विद इन यू, यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट। दिस वर्ल्ड, दिस इज आवर डिजाइन। नमस्ते।